स्टूडेंट, विद्या क्रिएटर से मैं निशा। मैं आप लोगों को प्रतियोगिता दर्पण सॉल्व करा रही थी, उसी को आगे मैं फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो चलिए अंतर्राष्ट्रीय देख लेते हैं मेन टॉपिक्स कि पहला है नेपाली कांग्रेस और CPN माओवादी जो सेंटर है सहित 8 दलों के गठबंधन के किस नेता ने नेपाल में राष्ट्रपति चुनाव मार्च 2023 में जीता है? तो राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है अगर बात करें तो वो हैं रामचंद्र पौडेल। एक ये हो सकता है या ये पूछ सकते हैं कि गठबंधन के किस नेता कौन से नेता हैं जो नेपाल के राष्ट्रपति हैं? तो वो आपके हैं रामचंद्र पौडेल। किस किस के बीच हुआ है? नेपाली कांग्रेस और CPN माओवादी सेंटर के बीच। रामचंद्र पौडेल ने CPN और UML के नेता और उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र नेम्बाग को हराया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, किसको हराया है? तो सुभाष चंद्र नेम्बाग को। ये क्या है? ये CPN और UML के नेता और उपाध्यक्ष भी हैं को हराया है। नेपाल में 2008 में गणतंत्र बनने के बाद यह तीसरा राष्ट्रपति चुनाव है। 2008 से नेपाल में गणतंत्र की स्थापना हो गई है, तो ये तीसरा ऐसा समय है जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। फिर नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दोनों देशों के बीच किस पहली सीमा पार डीजल तेल पाइपलाइन का संयुक्त रूप से 18 मार्च 2023 को उद्घाटन किया? तो भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पार डीजल तेल पाइपलाइन का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया है और वो उसका नाम क्या है? मैत्री पाइपलाइन, IBFP। तो ध्यान रखिएगा, मैत्री पाइपलाइन किससे संबंधित है? आपके भारत और बांग्लादेश के बीच डीजल तेल पाइपलाइन ये संयुक्त रूप से शुरू करी गई है। IBFP भारत और बांग्लादेश के बीच 1 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष हाई स्पीड डीजल को बांग्लादेश तक पहुंचाने की क्षमता वाली पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है और दोनों प्रधानमंत्रियों ने सितंबर 2018 में इस पाइपलाइन के निर्माण की आधारशिला रखी थी। बांग्लादेश तक पहुंचाने की क्षमता वाली है, तो ध्यान रखिएगा बांग्लादेश तक पहुंचाई जाएगी और ये जो है नाम क्या है? मैत्री पाइपलाइन। किन देशों के बीच? तो भारत और बांग्लादेश। फिर चीन में देश के किस नेता ने लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति का पद मार्च 2023 में संभाला है? तो शी जिनपिंग को लगातार तीसरी बार पार्टी का महासचिव चुना गया और चीन में इस पद पर चुने जाने वाले नेता ही देश का राष्ट्रपति और पीपुल्स लॉन्च किया जाएगा। ये आपको पहले मैं बता चुकी हूँ इसकी डिटेल। तो अब देख लीजिएगा कि तीसरी बार कौन चुने गए हैं? तो शी जिनपिंग चुने गए हैं और यहाँ पे जो नियम है वो ये है कि जो पार्टी का महासचिव होगा चुना जाएगा वही राष्ट्रपति भी आपका चुना जाएगा। इसरो और नासा के संयुक्त सहयोग से विकसित कौन सा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 9 मार्च 2023 को भारत आ चुका है, जिसे अगले वर्ष आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया जाएगा? वो है निसार। तो अगर आपने पहले वीडियो हमारा देखा होगा तो इन सब की डिटेल मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। निसार क्या है? नासा और इसरो की संयुक्त सैटेलाइट है लॉन्च करी हुई और एपर्चर रडार या निसार मिशन दोहरी आवृत्ति वाले सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह को विकसित करने और लॉन्च करने के लिए नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त परियोजना है ये, ठीक है। तो इसरो और नासा के संयुक्त सहयोग से कौन सा विकसित किया गया है? निसार को विकसित किया गया है। ये क्या है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। फिर ये जो है एपर्चर रडार या जो निसार मिशन है ये दोहरी आवृत्ति वाले सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह को विकसित करने और लॉन्च करने के लिए नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त परियोजना है।
ऑस्कर 2023 में किस फिल्म ने बेस्ट पिक्चर के साथ साथ सबसे ज़्यादा 7 अवार्ड जीते हैं? तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसने जो है बेस्ट फीचर के अलावा इसने 7 जो है अवार्ड भी जीते हैं। 95 एकेडमी अवार्ड्स में डेनियल क्वान और डेनियल शिनर्ट को फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने 7 ऑस्कर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का मिला है, बेस्ट पिक्चर का मिला है, बेस्ट एक्टर्स का इसी में मिला है, बेस्ट ओरिजिन स्क्रीन प्ले का मिला है, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म एडिटिंग और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स कैटेगरी में इस तरह से 7 अवार्ड मिले हैं। किन किन को मिले हैं ये मैं पिछले उसमें दे चुकी हूँ। फिर संयुक्त राष्ट्र वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 मार्च में कहाँ आयोजित की गई है? ये न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित की गई है संयुक्त राष्ट्र वाटर कॉन्फ्रेंस। फिर फीफा अध्यक्ष के लिए रवांडा के किगाली में 16 मार्च 2023 को संपन्न चुनाव में किसे निर्विरोध चुना गया है फीफा अध्यक्ष के लिए? तो अब फीफा अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो, ठीक है। और इनको कहाँ चुना गया है? रवांडा के किगाली में। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा का फुल फॉर्म क्या है? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ। इसके अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो, और ये कहाँ चुने गए थे? रवांडा के किगाली में। फिर अंतर संसदीय संघ की 146वीं सभा 11 मार्च से 15 मार्च 2023 तक कहाँ आयोजित की गई है? तो मनामा, बहरीन में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में किस राष्ट्र को सबसे खुशहाल बताया गया है? तो फिनलैंड को। फिर ग्लोबल मिलिट्री श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत में। फिर भारत में अमेरिका का नया राजदूत 2023 में किसे चुना गया है? तो एरिक गारसेटी। फिर ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ को किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक के प्रमुख के रूप में सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया है? तो वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। फिर बात करते हैं स्विट्जरलैंड की फर्म IQ एयर द्वारा 14 मार्च में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो वो है आपका चाड। इराक का दूसरा सबसे प्रदूषित देश है, वहीं तीसरे नंबर पर पाकिस्तान, बहरीन चौथे नंबर पर, और लिस्ट में भारत का जो स्थान है वो 8वां है। शनिवार 24 मार्च 2023 को रात 8:30 बजे से रात 9:30 बजे तक भारत के कई शहरों में 1 घंटे तक लोगों ने लाइट बंद कर कौन सा दिवस मनाया था? अर्थ आवर डे, ठीक है। फिर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की तरह से हर वर्ष मार्च के महीने में आखिरी शनिवार को अर्थ आवर डे का आयोजन किया जाता है, और पहली बार ये आयोजित किया गया है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में, ठीक है। तो पहली बार कहाँ आयोजित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। और ये जो मार्च के महीने का आखिरी शनिवार होगा उस दिन मनाया जाएगा। और पूछा गया शनिवार को रात 8:30 बजे से रात 9:30 बजे तक भारत के कई शहरों में 1 घंटे तक लोगों ने लाइट बंद रखकर कौन सा दिवस मनाया था? तो अर्थ आवर डे। फिर किस देश में पेंशन रिफॉर्म बिल के विरोध में सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया गया है? तो फ्रांस में। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो उम्र थी 62 से बढ़ा करके 64 कर दी गई है, तो ये विरोध हुआ है। उसके तहत जो है फ्रांस में पेंशन रिफॉर्म बिल के विरोध में प्रदर्शन चला है।
तो कारण क्या था कि उम्र बढ़ाई गई है। फिर देख लेते हैं कि कोविड-19 महामारी के दौरान जो प्रारंभ की गई आपकी योजनाएं हैं वो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो सिविल हो, चाहे पीसीएस हो और चाहे अदर स्टेट पीसीएस हो, सभी में ये इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा और सारा एक साथ याद करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा याद करिएगा। जो मैं बार बार बोलती हूँ कि इकट्ठे कोई चीज़ याद नहीं हो सकती। जैसे अगर आपको खाना भी दे दिया जाए कि इकट्ठे खा लीजिए तो हम नहीं खा सकते हैं। कोई भी चीज़ कितनी भी हमारे लिए अच्छी हो या स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो, लेकिन अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो वो हमको नुकसान ही देगी। उसी तरह से पढ़ाई भी है, एंजॉय करते हुए पढ़िए, समझते हुए पढ़िए और टेंशन लेते हुए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उससे क्या होगा, चीज़ें याद ही नहीं होंगी, बल्कि जो आप जल्दी याद कर सकते हैं तो पता चला उसके लिए आपको और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो आराम से आप याद करिए, 5-5 या 10-10 याद कर सकते हैं तो 10-10 याद करिए और दूसरे से पूछने का काम ज़रूर करिए। अगर कोई ना हो तो अपनी मम्मी को ही परेशान करिए, मम्मी ये ऐसे बताया तो इसमें ये है, ये ऐसे, पढ़ाना उन्हीं को शुरू कर दीजिए। या अपने छोटे भाई बहन उनको पढ़ाना शुरू कर दीजिए तो आपको याद होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू करी गई है? 26 मार्च 2020 में कोविड-10 महामारी से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए इसमें 170 लाख करोड़ लागत की योजना ये है। तो आपकी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्या है? कोविड-10 से जो महामारी से प्रभावित लोग हैं उनको राहत पहुंचाना। फिर आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये चला है 12 मई 2020। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए लागू की गई परिस्थितियों से उबरने के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में जान फूंकने की योजना ये है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? कोविड-19 से आत्मनिर्भर भारत। और कोविड-10 से कौन संबंधित है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। फिर गोल गोइंग ऑन इज लीडर्स, ये 15 मई 2020 को आदिवासी मंत्रालय और फेसबुक के संयुक्त पहल के तहत आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने की योजना है। तो ये किससे संबंधित है? आदिवासियों के द्वारा। कौन कौन है इसमें? आदिवासी मंत्रालय और फेसबुक। फिर गरीब कल्याण योजना अभियान, ये चला है 20 जून 2020। कोविड-19 से संबंधित है ये। वैश्विक महामारी जनित लॉकडाउन से प्रभावित प्रवासी श्रमिकों को, ठीक है, जो प्रवासी श्रमिक थे कोविड से प्रभावित, उनसे संबंधित है। और 116 जिलों, 6 राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान और ओडिशा में रोजगार प्रदान करने की यहाँ पे योजना थी। कोविड-19 जिसमें जो प्रवासी श्रमिक थे वो उनसे संबंधित है। कितने जिले थे? इसमें 116 जिले थे। राज्य कितने थे? तो 6 राज्य थे। कौन कौन से राज्य शामिल थे वो इम्पॉर्टेंट है। और ये नाम क्या था? गरीब कल्याण योजना अभियान। क्लियर हो गया? तो गरीब कल्याण योजना अभियान क्या है? दूसरे राज्यों से जो श्रमिक आए थे प्रवासी, उनके लिए चलाया गया था। और इसमें कितने जिले शामिल हैं? तो 116। राज्य कितने शामिल हैं? 6। और ये किससे संबंधित है? कोविड-19 महामारी से जो प्रवासी श्रमिक हैं उनके लिए। फिर पीएमएसबी निधि, पीएमएसबी निधि जो है वो स्ट्रीट वेंडरों, रेहड़ी और पटरी वालों को कार्यशील पूंजी मुहैया कराने की योजना है। तो ये किससे संबंधित है? जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनसे संबंधित है, जो रेहड़ी लगाते हैं उनसे संबंधित है, पटरी वालों को कार्यशील पूंजी मुहैया कराने से ये संबंधित है। तो इसका नाम क्या है? पीएमएसबी निधि। ठीक है। फिर सहकारी मित्र योजना, ये 12 जून 2020 को शुरू करी गई है और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की एक पहल के अंतर्गत युवा पेशेवरों को प्रशिक्षित करने से संबंधित है। तो युवा पेशेवरों को प्रशिक्षित करने से कौन सी योजना संबंधित है? तो सहकार मित्र योजना। और सहकार मित्र योजना किसके द्वारा लागू करी गई है या पहल के अंतर्गत
शुरू करी गई है? तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा। कब शुरू करी गई है? तो 12 जून 2020। फिर नेक्स्ट है प्रज्ञाता, 14 जुलाई 2020 में शुरू करी गई है और इसके अंतर्गत डिजिटल एजुकेशन के जो दिशा निर्देश हैं उनकी योजनाएं तैयार होंगी। फिर पीएम वाणी पब्लिक वाईफाई नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है, पीएम वाणी कब शुरू करी गई? 9 दिसंबर 2020 में। इसमें पब्लिक डाटा ऑफिस के माध्यम से सारे देश में वाईफाई सेवाएं उपलब्ध कराएगा। फिर आत्मनिर्भर भारत योजना, ये 9 दिसंबर 2020 औपचारिक क्षेत्र रोजगार सृजन हेतु कंपनियों इकाइयों को प्रोत्साहन स्वरूप EPF में अंशदान हेतु सब्सिडी से संबंधित है आत्मनिर्भर भारत योजना। बहुत सारी योजनाएं हैं, एक साथ मैं आपको करा दे रही हूँ। आपको करना क्या है, जहाँ आप अपनी स्टडी करते हो तो या तो ग्लास लगा हो तो वहाँ पे लिख लीजिएगा योजनाएं 10-10 करके, ठीक है, या अपने सामने वाली वॉल पे जहाँ आप ज़्यादा टाइम रहते हो वहाँ पे ज़रूर चिपका लीजिएगा। तो जितनी बार आप देखोगे उतनी बार आप उसको बोलते रहोगे तो आपको अपने आप वो चीज़ें बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगी। और वही ज़रूरी भी है, अगर आप ऐसे रटोगे तो भूल जाओगे और या एग्ज़ाम टाइम में मिक्स होने की संभावना है, या मेंस में लिखोगे तो आप ये सब योजनाएं भी वहाँ पे लिख सकते हो कि सरकार के द्वारा ये चलाया गया है। तो अगर निबंध है तो उसमें भी हम ऐड कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसको आपको नोट डाउन करके सामने लगा ही लेना है, क्योंकि इसको अगर आप रोज़ देखोगे तभी आपको ये याद होगा, एक दिन में ये याद होने वाला नहीं है। फिर PM जय सेहत, ये 25 दिसंबर 2020 को शुरू करी गई है। देश में स्नातकोत्तर PhD स्तर के संभाव्य विद्यार्थियों का कौशल विकास का एक कार्यक्रम, जिसे विज्ञान और इंजीनियरिंग बोर्ड द्वारा एक्सीलरेटर विज्ञान के तहत चलाया जा रहा है। फिर मिशन अभ्यास क्या है? 1 जुलाई 2020 में शुरू करी गई है ये, और बौद्धिक संपदा साक्षरता के प्रति जागरूकता पैदा करने की ये पहल है। फिर कपिला, कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस, आयुष्मान CAPF योजना, ठीक है। तो कपिला आयुष्मान CAPF योजना क्या है? ये है, इसको अगर देखें तो कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस। तो इसमें क्या है, 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों और उनके आश्रितों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तर्ज पर 5 लाख सीमांतर्गत चिकित्सा उपचार की सुविधा यहाँ पे दी जाएगी। किसके अंतर्गत? कपिला आयुष्मान CAPF योजना। तो CAPF के लिए ये योजना चलाई गई है, पहली चीज़। तो इसमें क्या होगा, आश्रितों को भी मिलेगा और जो सशस्त्र पुलिस बल के जवान हैं उनको भी मिलेगा। कितने शामिल हैं? 7। फिर नेक्स्ट है जेंडर संवाद, ये 16 अप्रैल 2021 को शुरू किया गया है। देश में लैंगिक हस्तक्षेपों को एक प्लेटफॉर्म देने के ये उपलब्ध कराएगी एक प्लेटफॉर्म। फिर है CSIR पुष्पादन मिशन, ये 4 मार्च 2021 को शुरू किया गया है। केंद्रीय वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद के 21 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं द्वारा पुष्प खेती को बढ़ावा देने की ये योजना है। तो CSIR पुष्पोत्पादन योजना किससे संबंधित है? पुष्प की खेती से। फिर ई-रूपी किससे संबंधित है? ये जो है प्रधानमंत्री द्वारा डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा देने की नकदी रहित तथा संपर्क रहित भुगतान प्रणाली की ये शुरुआत है। कब करी गई है? 12 अगस्त 2021।
फिर समृद्धि 25 अगस्त 2021 में शुरू करी गई है। स्टार्टअप एक्सीलरेटर ऑफ मेरिट फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ योजना, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर केंद्रित है। तो आपकी समृद्धि किससे संबंधित है? समृद्धि जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से संबंधित है या उस पे केंद्रित है। फिर सुजलम अभियान जो है ये 25 अगस्त 2021 में शुरू किया गया है और ये जो है गाँवों में 10 लाख सोख्ता गड्ढे बनाकर ठोस एवं अर्ध ठोस का निस्तारण करने के लिए केंद्रित किया गया है। फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड-19 महामारी से संबंधित है। ये दूसरी लहर के अंतर्गत इसमें राशन कार्ड जो धारक थे उनको 5 किलोग्राम प्रति यूनिट की दर से गेहूं चावल का निःशुल्क वितरण ये इसमें शामिल है इस योजना के अंतर्गत। फिर सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान, ये जो है कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम से संबंधित है। और खाद्य तेल पाम तेल का राष्ट्रीय मिशन, खाद्य तेल और पाम तेल का जो राष्ट्रीय मिशन है वो पाम देश में आपकी पाम की खेती को बढ़ावा देने पर ये केंद्रित है और खाद्य तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने से ये संबंधित है। फिर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये शुरू हुआ है 27 सितंबर 2021। ये आधार की तर्ज पे है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि आधार के तर्ज पे कौन है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। और यहाँ पे सभी नागरिकों को हेल्थ कार्ड जारी करने की योजना इसके अंतर्गत रखी गई है। फिर संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, इसका पुनः प्रारंभ किया गया है कब? 10 नवंबर 2021। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी याद रखिएगा कि ये दूसरी बार शुरू करी गई है। या ये पूछा जा सकता है कि आधार की तर्ज पे कौन सी योजना शुरू करी गई है। ये भी पूछा जा सकता है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये जो आपकी सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है, ये जो है कोविड-19 महामारी में 6 अप्रैल 2020 को बंद कर दिया गया था, फिर से इसको शुरू करा गया है। फिर डीजी सक्षम 30 सितंबर 2021 को शुरू करी गई है और युवाओं में कौशल वृद्धि करके उनकी रोजगार नियता को बढ़ाने का एक डिजिटल कौशल विकास कार्यक्रम ये शुरू किया गया है। अभी जो आपका एग्ज़ाम आईएएस और पीसीएस का होने वाला है उसमें ये सारे इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ से क्या पूछ लिया जाए, इसलिए इस चार्ट को ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। फिर डिजी सक्षम, ये युवाओं में कौशल वृद्धि से संबंधित है और डिजिटल को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, तो ये शुरू किया गया है 1 अक्टूबर 2021 में। सभी शहरों को कचरा मुक्त और जल सुरक्षित बनाए रखने का ये कार्यक्रम है। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन, कचरा और जल। फिर अटल नवीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन, ये देश में आपके 4700 शहरी स्थानीय निकायों में 100% जलापूर्ति और 500 अमृत शहरों में 100% सीवेज निस्तारण की इसके अंतर्गत व्यवस्था। सीएम मित्रा क्या है? सीएम मित्रा देश में 7 मेगा टेक्सटाइल्स पार्क स्थापित करना है। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अधोरचना मिशन, ये देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में अधोरचना का सृजन और विकास इसके अंतर्गत होगा। फिर नव भारत साक्षरता कार्यक्रम,
कब हुआ है देख लीजिएगा। ये जो है किससे संबंधित है, प्रौढ़ शिक्षा पर केंद्रित एक ऑनलाइन कार्यक्रम है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये ऑनलाइन कार्यक्रम है, किससे संबंधित है, प्रौढ़ शिक्षा से। स्माइल सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज योजना, ये ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों से संबंधित है, सामाजिक आर्थिक कल्याण की योजना है ये भी इम्पोर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा। फिर शी स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएटीज, ये जो है डी नोटिफाइड नोमेडिक सेमी नोमेडिक समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना। तो ये योजना एक बार जरूर देख लीजिएगा, अलग है। सुजलम जो है ये जन सहभागिता से गंदे पानी के प्रबंधन पर केंद्रित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये गंदे पानी से सुजलम लिखा है, लेकिन ये गंदे पानी के प्रबंधन पर केंद्रित है। फिर एक स्टेशन एक उत्पादन योजना, ये भारतीय रेल के स्टेशनों पर उस क्षेत्र के प्रमुख स्थानीय उत्पादनों के बिक्री पटल स्थापित कर स्थानीय उत्पादनों के विपणन को बढ़ावा दिया। यानी वहाँ पे जो स्थानीय स्तर पे जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं या प्रसिद्ध ही है, तो उनका जो है यहाँ पे उत्पादन कर उनके विपणन को बढ़ावा देने की योजना है। तो एक स्टेशन एक उत्पादन। पर्वतमाला राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम, दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में पीपीपी मोड के अंतर्गत राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम द्वारा कनेक्टिविटी में सुधार लाना तथा पर्यटन को यहाँ पे बढ़ावा देना है। फिर किसान ड्रोन योजना क्या है, कृषि फसलों का आकलन करने, भू दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन करने, कीटनाशकों का छिड़काव करने और पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, फिर 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम, शैक्षणिक कार्यक्रम के प्रसार हेतु 12 टीवी चैनलों से बढ़ करके इसको 200 टीवी चैनलों की व्यवस्था की गई है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसके अंतर्गत क्या आ रहा है, इसके अंतर्गत जो मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं को बेहतर पहुंच स्थापित कराना है। फिर प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये जो है उत्तर पूर्व परिषद के माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं के मुताबिक बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक विकास की परियोजनाओं का वित्त पोषण है। महत्वाकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम क्या है, देश के चयनित 112 महत्वाकांक्षी जनपदों के अभी भी अति पिछड़े किसान खंड विकास खंडों के त्वरित विकास का कार्यक्रम है। ये जो पिछड़े बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए विकास खंड हैं उनका जल्दी से विकास करने का कार्यक्रम है महत्वाकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम के अंतर्गत। फिर वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम क्या है, देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये भी। ये जो है देश की उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांव जहां की जनसंख्या बहुत ही छिटपुट है में कनेक्टिविटी सुधार तथा बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु एक पहल करी गई है वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ये शिल्पकारों के लिए राहत पैकेज है जो उनकी गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुविधा लाने के लिए ये शुरू किया गया है। फिर कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक अवसंरचना निर्माण, एक खुले स्रोत, खुले मानक, अंतर प्रचालन योग्य लोकरहित के रूप में कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक अवसंरचना का यहाँ पे निर्माण किया जाएगा।
कृषि वर्धक निधि क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप की स्थापना हेतु ये सहायता प्रदान की जाएगी, वो कृषि वर्धक निधि कहलाएगी। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, इसके अंतर्गत क्या हो रहा है कि 2200 करोड़ के परिव्यय से उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता है, जो रोग मुक्त हो और गुणवत्तापूर्ण हो। फिर श्री अन्न हेतु वैश्विक केंद्र, ये श्री अन्न जैसे ज्वार है आपका, श्री अन्न देख लीजिएगा, ये भी अलग से भी पूछा जा सकता है कि इसके अंतर्गत कौन कौन है। तो आपका ज्वार है, बाजरा है, रागी, कुट्टू, रामदाना, कगनी, कुटकी, कोदो, चीना और सावा के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्ट केंद्र के रूप में बढ़ावा देना। तो बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? हैदराबाद में, और इसी को उत्कृष्टता देना है। और इसके अंतर्गत श्री अन्न शामिल है, वो कौन कौन से श्री अन्न के अंतर्गत है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित जो 0 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के 7 करोड़ लोग हैं, उनको सार्वभौमिक जांच, उपचार और काउंसलिंग की सुविधा इसके अंतर्गत प्रदान की जाएगी। फिर बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, अलग अलग क्षेत्रों, भाषाओं, विषयों और स्तरों में गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय पंचायत स्तर तथा वार्ड स्तर पर ऐसे ही पुस्तकालयों की स्थापना की जाएगी। फिर प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन, विशेष रूप से जो संवेदनशील जनजाति समूह है उनका विकास करना इसके अंतर्गत आएगा। फिर भारत साझा पुरालेख निधान, ये क्या है? साझा पुरालेख के डिजिटीकरण हेतु डिजिटल पुरालेख संग्रहालय की स्थापना। ठीक है, अब डिजिटल पुरालेख संग्रहालय की स्थापना की जाएगी भारत साझा पुरालेख मिशन के अंतर्गत। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए उत्कृष्टता केंद्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए भारत में बनाया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में से भारत के लिए कार्य कराएं, उसके लिए एक केंद्र की स्थापना हो रही है। फिर हरित ऋण क्या है? क्रेडिट पर्यावरण संरक्षण के अधिनियम के तहत हरित ऋण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री प्रणाम क्या है? ये पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु ये कार्यक्रम चलाया गया है। फिर मिस्टी क्या है? मिस्टी जो है वो तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैनग्रोव पहल है। जो मैनग्रोव हैं उनको बढ़ावा देना है। तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी, मैनग्रोव पहल। ठीक है, इसके अंतर्गत, और ये क्या होते हैं मैनग्रोव, ये मैं आपको जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको सारी डिटेल दे दूंगी। अब आपको करना क्या है कि ये चार्ट एक एक करके, जितना मैं पढ़ा रही हूँ बस एक एक चार्ट याद करिए, बहुत ज़्यादा चार्ट है ही नहीं। तो अगर आप इसमें हमको 14 के करीब चार्ट हैं, यानी अगर एक दिन में या एक टाइम में एक चार्ट याद करते हैं तो 2 टाइम में 2 चार्ट याद हो जाएगा। तो अगर 7 दिन में आप लोगे तो 1 हफ्ते में आपको पूरा ये कैलेंडर याद हो जाने वाला है। इसलिए इसको क्या करिए कि बस एक बार सारा सरसरी निगाह से पढ़ लीजिए, फिर उसको याद करिए। एक दिन में 2 चार्ट बस आपको याद हो जाएगा। ठीक है।